बहुत बहुत स्वागत है रजत सर आपका। सबसे पहले कैंडिडेट विद शालीन में आपने समय निकाला। आप एमिटी के प्रोफेसर हैं और साइकोलॉजी पढ़ाते रहे हैं वहाँ पर। आपके इतने सालों के अनुभव के बाद आपकी क्या अप्रोच है? आप कैसे देखते हैं कि जो क्राइम है, ख़ास तौर से नवयुवकों में, जुवेनाइल्स में, 16 से 18 साल के लड़के क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? और क्राइम जो होता है वो हमेशा मल्टीफैक्टोरियल होता है, कभी भी एक रीज़न नहीं होता। तो 16 से 18 के बीच में जो है अभी क्राइम एक्सपोनेंशियल वे में एक बढ़ रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक मुख्यतः ये एक वैल्यू है कि थिंग्स आर बिकमिंग रिलेटिव। जो चीज़ें हैं वो रिलेटिव हो रही है। जैसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होते थे, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज मैं अभी यंग जो है पॉपुलेशन में नहीं देखता। उनका वैल्यू है कि जो अच्छा लगता है वो सही है, तो इफ इट फील्स ओके इट्स ऑल राइट। So they don't have absolute values. So this relativity of values is one of the factors. Then there are biological genetic factors which are predisposing us, towards crime. Secondly, it's also the value of attachment. Young people today are much less attached. उनका जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध या अटैचमेंट थ्योरी, तो वो बहुत लेस अटैच्ड हैं पहले जनरेशन से। दूसरा ये है कि जिसको हम पेरेंटल या फैमिलियल रिलेशंस कहते हैं, young people today look for a lot of answers. Life has become more complex. और जो पेरेंट है, जो हमारी जनरेशन है या हमारे बाद की जनरेशन जो है, वो आंसर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स, मेनी पीपल सी ट्राइंग एज द ओनली वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, और इन सब कारणों का उपाय क्या होता है कि जिसको हम अपने ब्रेन्स में कहते हैं न्यूरल सर्किटरी, वो बदलती रहती हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपके ब्रेन में न्यूरल सर्किटरी इस तरह की है कि आपको एक ही चीज़ से आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, एक ही चीज़ से मेरे जो है मुझे खुशी मिल सकती है, तो यू विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स दैट। दैट्स व्हाई मेनी पीपल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टकट्स, टुवर्ड्स क्राइम, क्योंकि उनको लगता है कि इसी वे से मैं अपना रास्ता जो है मैं निर्धारित कर सकता हूँ। आई कैन फाइंड इट आउट। सो इट्स मल्टीफैक्टोरियल। जैसे मैं कुछ दिनों पहले यूएसए में था, तो मैंने वहाँ पे कार के पीछे एक स्टिकर देखा, हैव यू हग्ड योर चाइल्ड टुडे, राइट? तो मैंने पूछा अपने जो मेरे कलीग थे, वो भी साइकेट्रिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत पॉपुलर स्टिकर है। वाई? बिकॉज हमने देखा है कि व्हेन पेरेंट्स हग देयर चिल्ड्रन टुडे, इट हैज it has seemed to produce less deviancy, as a result of that. So therefore, when we hug and attach, so therefore, हम कार के इसको पीछे लगाते हैं ताकि याद रहे। उसको ये याद है कि मैंने ये किया है या नहीं। अच्छा, So detachment is a major factor. तो ये हक की बात जो है, ये चाइल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? चाइल्ड का मतलब जो देखने वाले हैं वो क्या समझे कि सिर्फ 12 साल से छोटे बच्चे को हक किया जाता है या बाद बड़े बच्चे को भी हक किया बड़े जाता है? बच्चे को भी, because there is a child in all of us that looks for parental approval, that looks for parental attachment. So anyone from 3 to 20, 25, प्लीज, आई मीन, और हमारे जो इंडियन भारतीय कल्चर में जो है, हम अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ रहते हैं, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। Why also hug is important is because it releases a lot of neurotransmitters in the body which actually stop us from deviancy, जो उसको deviancy से रोकती है। So the number of hormones, the number of neurotransmitters released in the body due to, say for example, even something basic like a handshake, Right. or even a hug or a close eye contact, right? Okay. So that helps in kind of cutting down deviancy. It helps in, raising attachment. And the more attached you are, the lesser the crime. It's only a detached society in which crime, goes out. मतलब जितना हम आइसोलेट हो रहे हैं उतना हम गलत रास्ते चलने के लिए प्रोन हो जाता है। Sure. अब जैसे अब लीजिए, if I can deviate from a moment and talk about terrorism. Terrorism indoctrination is entirely based upon detachment. Okay. You create detachment systematically, and I have interrogated a large number of terrorists. I work with the police on a de-radicalization program. So what we find is that young people
who have become detached at a very early age, and that detachment has been played upon by the ideologue to enhance it. Right. Right. So that is a major factor that goes through that. Like if I ask you a simple question that why do terrorists wear a hood over themselves? Right. In fact, I asked it the other day in my class. I teach forensic psychology. That why do they put a hood over their head? All of them said to hide their face. I said wrong. They don't do that to hide their face. They do that to detach themselves from the victim in front. Put a hood on yourself and then look at the world. The person in front of you will become like an object. So if I put a hood on myself and I look at you, then you will not be very different from this chair on which you are sitting. You'll become an object. Right. So it is easy for me to kill you when you are an object, not a human being. So I have to somewhere dehumanize you first, make you into an object to create violence. क्या इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि मैं हुड पहनने के बाद अपना जो अस्तित्व है, अपना जो व्यक्तित्व है, वो भी छिपा रहा हूँ, Exactly. ताकि आप भी मुझे ह्यूमन ना समझे. Sure. I become dehumanized. They Right. say many terrorist organizations, they have their graduation ceremony. वो होता है कि to kill somebody in cold blood. Like जैसे मैं गुस्से में, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं आपको बहुत आसानी से मार सकता हूँ, राइट? लेकिन अगर कोई गुस्से का कारण नहीं है तो मुझे आपको मारना बहुत मुश्किल होगा, राइट? So that is what causes detachment, and many terrorist organizations, उनके graduation ceremony is to kill a person बिना गुस्सा आए. बिना गुस्सा आए. मतलब आपको गुस्सा दिलाए बिना यदि आप किसी को मार सकते हो तो आप टेररिस्ट बनने के पायदान पे पहुंच चुके हो. आप वहाँ पे जो है ग्रेजुएट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. पर इसमें कहीं ना कहीं पावर डायनेमिक्स भी तो प्ले करते हैं कि मैं खुद को इतना पावरफुल समझूं कि सामने वाला मुझे सिर्फ उसका अस्तित्व मेरे लिए नगण्य हो जाए, यानी वो उसकी औकात कुछ नहीं बचे मेरे सामने. लेकिन ज्यादातर क्रिमिनल्स जब होते हैं दे फील वेरी पावरलेस इनसाइड, और जब वो क्राइम करते हैं उस वक्त वो पावरफुल फील करते हैं. So there is a great need for them. Hunger for power makes them There is a hunger. do that. Yeah, they feel very coward. I mean, many of them are actually very cowards inside. When you say coward, मतलब क्या मायने क्या हुए आम जिंदगी में उनका? एक व्यक्ति आम जो है उसकी जिंदगी में और एक क्रिमिनल की जिंदगी में, अपराधी की जिंदगी में वो कॉवर्डनेस कैसे मैनिफेस्ट होती है, कैसे उनका जो अपने अंदर का सेल्फ एस्टीम होता है वो बहुत कम होता है. राइट. और दूसरा ये होता है कि जैसे अगर आप नॉर्मल डेवलपमेंट और क्रिमिनल डेवलपमेंट की बात करें तो नॉर्मल डेवलपमेंट में आपको हाई, जिसको हम कहते हैं द ब्रेन रिसीव्स अ हिट और द ब्रेन रिसीव्स अ हाई, वो आपको बहुत चीज़ों से मिल सकता है. लेकिन जो क्रिमिनल डेवलपमेंट होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको हाई या हिट सिर्फ एक ही चीज़ से मिल सकती है, राइट? तो वो बहुत रिडक्शनिस्टिक होता है फ्रेमवर्क. अगर चाहे तो मैं वो उदाहरण दे सकता हूँ. तो मैंने तिहाड़ में 14 साल काम किया है. इट वाज अ प्रोग्राम स्टार्टेड बाय किरण बेदी, शी इनवाइटेड मी टू वर्क. तो उसमें मैं ग्रुप्स लेता था जुवेनाइल्स के साथ. तो उसमें अक्सर जो है पर्सनल डिस्कशंस होते थे. तो जैसे रिलेशनशिप के ऊपर डिस्कशंस होते थे. उनके लिए रिलेशनशिप जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो उसको समझ नहीं पाते हैं. तो जैसे अगर आप बोलें कि a man and woman meet, a boy and girl meet, they talk, they woo each other, there is intimacy, there is getting to know each other, एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया है. उसके बाद it leads to intimacy. वो उनकी समझ में नहीं आता था कि intimacy is a process. उनको लगता था कि जो intimacy है that's only physical intimacy and you go for it straightforward without going through all this process. वो उनकी समझ में नहीं आता था. So this is also to do with the brain dynamics in which you find that the neural circuitry knows how to get high only in one way. The brain doesn't receive a hit. जैसे जो murderer है या जो rapist है, वो और किसी चीज़ से हाई नहीं फील करेगा, वो उसी चीज़ से फील करेगा. जैसे मुझे याद है, मुझे एक इनमेट ने पूछा था कि सर आपको किस चीज़ से हाई मिलती है? तो मैंने कहा मुझे पढ़ाने से हाई मिलती है, मेरी फैमिली है, जब मैं शाम को घर जाता हूँ उससे हाई मिलती है, मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करने से हाई मिलती है, बहुत सारी चीज़ों से. हाई मतलब खुशी हुआ, हाई मतलब हाई का मैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल वे में यूज कर रहा हूँ कि जो ब्रेन है वो जैसे कई चीज़ों से आपको खुशी मिलती है. द ब्रेन रिसीव्स हाई डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. ब्रेन की आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है
कुछ चीज़ों से जिनको आपको खुशी मिलती है, दैट इज़ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो हमें बहुत चीज़ों से मिलती है, जैसे आपको अपने दोस्तों से मिलती होगी या वगैरह वगैरह चीज़ों से। इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से, क्राइम से वो हाई मिलती है और किसी चीज़ से नहीं। तो दैट्स व्हाई दे डू द क्राइम एंड देयर इज रेसिडिविज्म, दे कीप ऑन रिपीटिंग द क्राइम। जैसे जो रेपिस्ट है वो कंटिन्यू ही विल रेप बिकॉज ही डजंट नो ऑफ एनी अदर वे फिजियोलॉजिकली और बायोलॉजिकली टू हैव दैट गुड फीलिंग गुड फैक्टर इनसाइड। But why is that? It is And is that correctable? that is preventable. I won't say it's correctable because correctable is a medical term. It means that you can go inside the brain. अभी तक कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं निकला है जिससे हम ये कर सकें. But it is preventable in the sense that if these people are given, regular counseling, regular therapy, and there is a preventive mechanism. जैसे कई दुनिया के कई देशों में हुआ है कि you have a register for people, right? जैसे जो चाइल्ड अब्यूजर है वो he cannot go near a school. He cannot say go near a playground. वो playground के पास नहीं जा सकता. वो किसी कॉलोनी में जाता है, अगर घर लेता है तो he has to register. The society needs to know that there is there. So children don't go near. He also does not go near. तो ये प्रिवेंटेबल है और अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट समाधान जो है वो हम नहीं निकाल पाए हैं. जो हम ये समझते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट all working together in complex ways throughout the developmental period. हमारी present level of knowledge इस level पे है. तो जिस प्रिवेंटेबल आपने बोला प्रिवेंटेबल है, तो मानिए कि हम निर्भया केस बहुत विख्यात केस है, बहुत ही दुखद केस रहा, पूरा देश उसको लेकर आक्रोशित रहा, दुख में रहा, और बार बार ये बात होती रही कि उसका जो जुवेनाइल ऑफेंडर था, क्योंकि उसकी उम्र उस समय 17 साल थी, उसके लिए रिफॉर्म के कितने चांसेस थे, क्या वो रिफॉर्म पॉसिबल था, और बार बार सवाल ये उठे कि क्या सरकार के उसको मदद पहुंचाने से, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, हालांकि उसके बाद वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए, पर क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो सुविधा उसको देता है रिफॉर्म होने की, वो पॉसिबल भी है क्या आपकी नज़र से? क्या उस लड़के के लिए जिसने इतना हीनियस क्राइम किया, ये मुमकिन है, ये मुनासिब है कि वो उसको रिपीट ना करे और एक आम जिंदगी जी पाए? उसका ब्रेन उस समय कैसा काम कर रहा होगा? ये पॉसिबल है कि वो दोबारा ये क्राइम ना करे, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. अगर रिफॉर्म से आप समझते हैं कि वो उसकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा, तो वो शायद असंभव सा ही है. ऐसा पॉसिबल नहीं है दुनिया के किसी भी देश में, बिकॉज जो मानसिकता इस लेवल तक चली जाती है उसको हम उसके चारों तरफ हमें कहते हैं कि हम बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं ताकि वो दोबारा ये ना करे. सो दैट इज़ पॉसिबल थ्रू कपल ऑफ थिंग्स. एक तो रेगुलर मेंटल हेल्थ एवेल्युएशन एंड काउंसलिंग, उससे हम रोक सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, टिल द टाइम द डिजीज और द डिसऑर्डर काइंड ऑफ गेट्स ओवर. जैसे ये अगर 15 साल का है, तो अगर 20 साल तक सोसाइटी इसको रेगुलर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, सुपरविजन दे, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि ये दोबारा ये क्राइम को जो है नहीं करेगा. तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर की, एक जुवेनाइल प्रोग्राम की खासतौर से ज़रूरत है, जिसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. हमारे देश में वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली. हम मेंटल हेल्थ को वो इम्पोर्टेंस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं देते जो इसका प्लेस है, जो बाकी देश जो है दे चुके हैं. राइट, वो ओवर स्टाफ्ड है, अंडर स्टाफ्ड है, सॉरी, वो अलग बात है. लेकिन हमारे देश में ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि मेंटल हेल्थ एवेल्युएशन जो है वो, और मेंटल हेल्थ सुपरविजन जो है वो होना चाहिए लंबे समय तक, लॉन्गिट्यूडनली. तभी जो है ये पॉसिबल हो सकता है. और किस अभी मैं वापस उस केस की तरफ आऊँगा, क्योंकि आपने प्रिवेंटेबल टर्म यूज़ की. तो क्या वो लड़का यदि किसी तरीके से मेंटल हेल्थ सुपरविजन में होता, या क्योंकि बताया जाता है कि उसके 6 से ज़्यादा सिबलिंग्स थे, फैमिली बहुत गरीब थी, हाँ जी, उसने अलग अलग ढाबों में काम किया, अलग अलग जगह काम किया, 1500 से 3,500 रुपये महीने की तनख्वाह पे वो काम करता रहा, लेकिन उसका बिहेवियर उतने समय तक बिल्कुल नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, कि कभी कोई ऐसा
बिहेवियर देखने में नहीं आया कि उसने कुछ इलीगल काम किया हो या कोई कंडक्ट डिसऑर्डर जिसको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं कि कोई ऐसा कंडक्ट किया हो जिसकी वजह से वो मालूम पड़ता हो कि ये लड़का कुछ गलत कर सकता है भविष्य में। और जिस समय उसने वो क्राइम किया उससे पिछले 3 साल तक का डेटा ये बताता है कि उसकी ज़िंदगी आम लड़कों की तरह थी, ख़ासतौर से उन लड़कों की तरह जिनके पास उतने संसाधन नहीं होते कि वो एक बेहतर ज़िंदगी चुन पाएँ, पढ़ाई-लिखाई कर पाएँ। पर वो एक ढाबों में काम करता रहा, वो एक आम ज़िंदगी जीता रहा। तो क्या आप भी कहना चाहते हैं कि उस समय भी उसका ज़हन जो था, वो उसके अंदर एक क्रिमिनल छिपा बैठा था? या अचानक उस समय जैसे कहा जाता है कि वो ड्रग्स के इम्पैक्ट में था या उस समय जो पीयर इन्फ्लुएंस रही होगी, आस-पास जो लड़के थे, वो ये कर रहे हैं, उनको देख के वो भी उसमें कूद पड़ा। कैसे एनालाइज़ करते हैं आप इस पूरे मसले को? श्योर। इसमें मैं 1 मिनट के लिए जानना चाहूँगा, जो निर्भया केस था दैट वाज़ अ गैंग रेप, राइट। राइट? सो गैंग रेप में जो है एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है, कई फॉलोअर्स होते हैं और कई रजिस्टर्स होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, राइट। राइट? सो इफ यू सी, अगर आप उसका बिहेवियर देखें तो ही वाज द यंगेस्ट पर्सन ऑफ द लॉट, राइट? हुँ, तो उसके बिहेवियर को हम उस वक्त अलग करके नहीं देख सकते। वी हैव टू सी इट एज पार्ट ऑफ अ गैंग रेप ओके। दैट वाज कमिटेड एंड व्हिच वाज लेड बाय अ लीडर हु वाज आल्सो अ वेरी हीनियस पर्सन। जो लीडर था वो उस वक्त वो बहुत ही जो है क्रूर खूंखार किस्म का जो है वो बिहेवियर था। Gang behavior is often different from individual behavior. It's very important to know that. तो जो gang rapes होते हैं, they are quite different from individual. The gang operates as a collective. एक collective की तरह वो operate करता है और उसमें individual thinking नहीं रह जाती, right? हुँ, So उसमें जो है ये जानना जरूरी है कि that's why gang rapes should be considered very different. और ये मैंने जजेस की मीटिंग में भी कहा है, बिकॉज दे ट्राई टू एनालाइज इफ गैंग रेप्स आर मोर हीनियस, दे आर डिफरेंट, ऑलवेज दे आर मोर हीनियस। दूसरी बात, आपने ये कहा कि उसकी ज़िंदगी जो है पहले वैसे ही की थी। ये एक लेमैन्स व्यू है। अगर अगर हम उसकी लाइफ को देखें तो हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आए जिनमें प्रिवेंशन की या ट्रीटमेंट की जो है ज़रूरत थी। जो ये देखा गया है कि क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं नहीं मानता कि हर आदमी में एक क्रिमिनल छिपा बैठा है। दैट इज़ नॉट द व्यू आई हैव सीन। उसके अंदर वायलेंस, आक्रोश, इस तरह की चीज़ें जो हैं हो सकता है ज़्यादा हो और जिनको वो रोक नहीं पाया हो। सो आई थिंक वी नीड टू टेक द बिकॉज़ ही हैज़ बीन कंडेम्ड एंड क्रिटिसाइज्ड लाइक एनीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके डेवलपमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। जितनी बार मैं पुलिस के साथ गया हूँ अरेस्ट करने के लिए, मुझे जाना पड़ा है, तो हमेशा ये कमेंट आता है नेबर्स का, आप इसको ले जा रहे हैं, ये तो हमारे बच्चों का ख्याल रखता है, इज सच अ नाइस पर्सन, राइट? सो ऑफन इट इज़ नॉट विजिबल टू द ले पर्सन और द ले आईज की उसके अंदर कैसा पर्सनालिटी है। एंड आई थिंक दैट एवरी पर्सनालिटी डिजर्व्स कंपैशन, every personality needs to be understood, right? If we vilify, we don't understand anything. That's very important to keep in mind. And हमारे देश में जो है rehabilitation की या preventive action की जो है बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा, right? दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम चला था परिवर्तन नाम का कुछ साल पहले, जो डॉक्टर सागरप्रीत हुडा ने शुरू किया था और उन्होंने मुझे उस पर इन्वाइट किया था। तो उसमें हम बॉयज़ के स्कूल, पहले हमने गर्ल्स के स्कूल से शुरू किया। तो उसमें हमें परेशानी ये हुई कि जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स नहीं चाहते थे। क्यों? हमारे स्कूल में आ रहे हैं, हमारे स्कूल में क्या प्रॉब्लम है? सो वी हैड टू से कि ऐसा नहीं है, मतलब यू आर डूइंग अ प्रिवेंटिव प्रोग्राम। मुझे याद है कि जहाँ पे हमने इनॉग्रेशन किया था परिवर्तन प्रोग्राम का, वहाँ पे प्रिंसिपल जो थे वो बहुत वो हो गए, हमारे स्कूल में मतलब इसका इनॉग्रेशन क्यों हो रहा है, हमारे जो है बहुत नेगेटिव हमारी लाइट आएगी। तो हमने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत जो है जोश में आ गए थे। उन्होंने बहुत गुस्से में आके, बहुत उसमें आके अनाउंस किया कि हमारे स्कूल का एक-एक लड़का और एक-एक लड़की जो है एक-दूसरे को भाई-बहन के रूप में देखते हैं। तो मुझे याद है कि जब हम उसके बाद निकले थे तो हमारे वो टीचर थे साथ में, उन्होंने कहा कि सर आपने बुरा तो नहीं माना? मैंने कहा नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, आई थिंक ही फेल्ट वेरी पैशनेट। कहते हैं सर
आपको मैं ऑफ रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, पिछले साल ही हमारे स्कूल के 3 भाई बहन जो है भाग के मनाली गए थे और वहाँ पकड़े गए थे, राइट? ओके, सो आई मीन द थिंग इज दैट people's passions come out. The second part of the program was to do with young boys to prevent them from crimes. Many boys came together and said that we feel very impulsive at times. We see girls, we don't know how to protect themselves. So, in fact, we had to devote the second part of the program to deal with how do you deal with your impulses. So, इसमें जैसे मान लीजिए 100 लड़के हैं, उसमें से 5 लड़के आपको ऐसे मिलेंगे who have an impulse control disorder. तो उनके साथ if you start a program, right, discreetly, quietly, positively, then it can lead to prevention of crime, right? So, but they need to be identified, they need to be dealt with compassionately, not labeled. But this can lead to not that their personality jo hai, not getting amplified, getting bigger, and definitely not leading to crime. So, identification and selection and finding what is, जिसको हम अपनी भाषा में psychological terms से कहते हैं pre-indicators. There are pre-indicators of crime, right? Or criminal behavior or deviant activity in children, particularly male children. उनको अगर हम आइडेंटिफाई करके अगर हम उनको उनके साथ प्रिवेंटिव प्रोग्राम चला सकें तो मेरे ख्याल से दिल्ली को किसी एरिया को भी हम काफ़ी हद तक जो है क्राइम फ्री कर सकते हैं. ओके, तो आपने कहा कि ऐसे कुछ प्री डिस्पोजिशंस होते हैं, प्री इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे कुछ प्री इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि इस लड़के के अंदर या इस बच्चे के अंदर वो लक्षण है कि ये बड़े होकर कोई क्राइम कर सकता है या कभी भी वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है. यदि बच्चों में एम्पैथी, कंपैशन, लाइफ स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, उनको कम्युनिकेशन पर काम किया जाए उनके, और उनकी पर्सनैलिटी पे काम किया जाए, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे काम किया जाए, आपको क्या लगता है किस हद तक लाइफ स्किल्स एजुकेशन प्रभावी है इसमें? आई थिंक लाइफ स्किल एजुकेशन में जितना साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स आप यूज करेंगे, particularly to do with deterrence, to do with prevention, to do with problem solving behavior, तो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स इसमें बहुत होने चाहिए, नॉट मोरल एलिमेंट्स. ऑफ कोर्स. बिकॉज ये हमने देखा है कि ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं इसमें हम मोरल एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. मोरल एजुकेशन जरूरी है, लेकिन दैट डज नॉट चेंज द ब्रेन. यू नो, वंस द ब्रेन इज ऑन द पाथ ऑफ डिविएंसी, then उस वक्त साइकोलॉजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजिकल मेथड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये हम प्रिजन्स में भी और जुवेनाइल सेंटर्स में भी मैंने काम किया है काफ़ी सालों तक. ये हम देखते थे कि जो है इन्वॉल्विंग साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट इन सच प्रोग्राम्स कैन लीड टू चेंजेस इन द ब्रेन. जैसे हम ऐसे बच्चों को देखें जो नॉर्मल चिल्ड्रन है और जो से हु हैव अ सर्टेन प्रोपेंसिटी और प्रेडिस्पोजिशन टुवर्ड्स क्रिमिनल बिहेवियर, तो नॉर्मल जो चिल्ड्रन है उनमें ये बिहेवियर और बढ़ेगी. डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. जो क्रिमिनल चिल्ड्रन है उनमें ये डाउटफुल है. उनके लिए सेपरेट प्रोग्राम, उनके लिए सेपरेट जो है स्ट्रैटेजीज जो है वो आवश्यक होंगी. पर ये आइडेंटिफाई कर पाना मुमकिन है कि किस बच्चे के अंदर ये काफ़ी हद तक जो है संभव है, बिकॉज देर आर पीपल विद कंडक्ट डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनकी बाउंड्री इश्यूज होती हैं. तो अगर आप डिटेल केस स्टडी करेंगे तो इससे आप निकाल पाएंगे कि इसमें हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस है कि दैट दे आर गोइंग टू टेक अ डिविएंट पाथ इन फ्यूचर. पूरे विश्व में ऐसे ही प्रोग्राम्स जो है लागू हुए हैं और वो सक्सेस भी दे रहे हैं. एक टेक्सास टावर स्नाइपर स्टोरी के बारे में जिक्र आता है. टेक्सास टावर स्नाइपर एक लड़के की कहानी है. ये 1966 में घटी घटना थी और इसके अंदर लगभग 96 मिनट्स तक, 96 मिनट तक इस लड़के ने 16 लोगों के ऊपर, कई हज़ारों की तादाद में गोलियों का उसने कई राउंड फायरिंग की, लेकिन उसमें 16 लोगों की मौत हुई. और बाद में पुलिस ऑफिसर्स ने उसको भी गोली मार दी. बाद में ऑटोप्सी के दरमियान ये पता चला कि उसके ब्रेन में एक ट्यूमर था जो एमिगडाला को पुश कर रहा था. ये वो हिस्सा है जो दिमाग का वो हिस्सा है जो इमोशंस और एग्रेशंस को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर आपको संयम बरतने की चेतना देता है. आपको क्या लगता है कि जितने भी हीनियस क्रिमिनल्स हैं उनमें ये एमिगडाला
किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ रहता है, या मतलब ये बायोलॉजिकल ही है, या किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ हो सकता है? इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल, इट इज़ अ कंडीशन व्हिच इमर्जेस एट द मोमेंट एंड दे डू इट मोमेंटरीली, एग्रेशन को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर हो सकता है, राइट? कुछ लोगों के अंदर हो सकता है, बिकॉज़ अगर हर एक के अंदर होता, द क्राइम वुड रेट वुड हैव बीन मच मच हायर। हाँ, एमिगडाला इज़ अफेक्टेड, बाउंड्रीज़ आर अफेक्टेड, जो ब्रेन लीजन्स हैं, वो जब इस एरियाज़ को प्रेस करते हैं या इस एरियाज़ में न्यूरल सर्किटरी को जो है वो अफेक्ट करते हैं, सो दैट लीड्स टू अ हायर प्रिडिस्पोजिशन टुवर्ड्स दैट। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस स्टेज में आ जाता है कि हमको ये लगता है कि हमें इसी स्टेज से हाई या वो मिल सकती है। एक बार मैं तिहाड़ में प्रेजेंस में ग्रुप ले रहा था एडोलसेंट्स का, काफ़ी दिनों पहले की बात है। तो हमारा जो ग्रुप स्टार्ट होता था वो न्यूज़पेपर रीडिंग से होता था। और न्यूज़पेपर जब आते थे उसमें से क्राइम के न्यूज़ ज़्यादातर काट दिए जाते थे ताकि वो उसको ना देखें। तो वी यूज्ड टू टेक सम न्यूज़, इट वाज अ वे ऑफ डूइंग सो। अनफॉर्चुनेटली उस दिन एक न्यूज़ रह गया, एंड दैट वाज आल्सो अ न्यूज़ अबाउट स्कूल शूटिंग। ओह माय गॉड! ओके, बिकॉज़ आई वाज श्योर कि कोई भी क्राइम का न्यूज़ नहीं होगा। तो उस दिन जो है बदकिस्मती से वो न्यूज़ क्राइम का ये वाला पर्टिकुलरली, क्योंकि जो काट रहा था वो उसको समझ नहीं पाया कि ये क्राइम का न्यूज़ है, उसने छोड़ दिया और उन्होंने उसी न्यूज़ को जो है पकड़ा। अच्छा। राइट, ओके। तो दे स्टार्टेड रीडिंग एंड देन आई रियलाइज्ड कि क्या हो गया है। राइट, बट देन इट वाज टू लेट टू स्टॉप, क्योंकि अगर मैं स्टॉप करूंगा देन दैट विल आल्सो नॉट बी इफेक्टिव। तो उसमें वन पर्सन हैड शॉट डेड अराउंड 12 और 13 पीपल। तो मैंने उस कहा न्यूज़ में? हाँ, उस न्यूज़ में कि एक जो है स्टूडेंट ने स्कूल शूटिंग में 13 बच्चों को जो है वो ही हैज किल्ड। तो आई डिस्क्राइब टू यू द ग्रुप। द होल ग्रुप वाज हाईली एक्साइटेड, अच्छा। राइट? कंपैशन या एम्पैथी नाम की कोई चीज़ जो है नहीं थी। सर, एक बच्चे ने ही एक बार में 13 बच्चों को मार दिया, राइट? सो that was the only time when I think I acted very moralistic like a parent. Okay. I said, you're talking of a person killing 13 children. Do you have any feeling कि what the children, how much pain they would have gone through? No answer. Sir, वो क्या होता है, right? So it was almost impossible. ये So किस उम्र के बच्चे थे? they were all 15, 16. I mean, that's, I mean, 15 to 17 होगी उनकी age. So they were high key that you could actually, it was an achievement that you have killed 12 or 13 children in one go without being able, without being caught, right? So they were feeling a high. I got them down. Then I said that, look, I mean, you need to understand that it causes pain. None of them understood what pain meant, right? Okay. So I said, जेल में होने के बावजूद वो जेल- पेन नहीं समझते थे। नहीं, तो उनमें जो है वो फीलिंग की पेन होता है या तकलीफ होती है, they were so high, their eyes were gleaming. चमक, जैसे आंखें चमकती है ना, फेस पूरा रेड हो जाता है. That news had done to them collectively in a group. That's why therapy is never done in groups with such people. It is by and large done individually because they affect each other. तो जो आप कह रहे हैं कि इनकी जो मानसिकता होती है कि जैसे इसने 16 बच्चों को टेक्सास में जो है ऐसे मार दिया, तो आपका सवाल मतलब उसमें I hope I have answered, but if you have, नहीं, एग्जैक्टली दैट कि यदि कोई डिफॉर्मिटी है, फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी है, तो वो करेक्टिव मेजर लेने से सुधर सकती है, या जो सुधार गृह हमने बनाए जिनको हम जेल कहते हैं आम भाषा में, जिसको कहा जाता है कि जेल इज फॉर डिलीवरिंग रिफॉर्म, सिर्फ अंदर रखने भर से क्या वो रिफॉर्म हो सकता है? नहीं, वो और यदि आप भी कह रहे हैं कि साइकोएनालिटिक, psychoanalytic, psychological, या आप क्या, ठीक है, यदि आप कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट का होना वहाँ ज़रूरी है, तो क्या साइकोलॉजिस्ट वो रिफॉर्म कर सकते हैं जो, मतलब सिर्फ पुलिस के वहाँ रहने से वो उसकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, या उसको अच्छे वातावरण में रखने से वो ज़िंदगी नहीं बदलेगी, जब तक वो फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हम उम्मीद करते हैं वो नहीं होगा? वो हो सकता है if you include psychological elements in the program. मतलब ये नहीं कि वो प्रोग्राम पूरा साइकोलॉजिकल होना चाहिए, उसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, क्रिमिनल से डील करने वाले, क्रिमिनल से हैंडल करने वाले, उस तरह की जो है ट्रेनिंग है, शिक्षा है। हमारे साइकोलॉजी कोर्स में अभी भी जो है फॉरेंसिक का महत्व नहीं है, बहुत कम है, राइट?
तो जब तक ये आप उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे इस बारे में, दे वोंट बी ट्रेन्ड एनफ टू गो अहेड एंड डू दैट। तो इसमें ये सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होती, बट इट्स बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, ऑल मिक्स टुगेदर। और जैसे आप बता रहे हैं कि आप वो सुधार गृह वो करते हैं, ये एक बहुत अच्छी परिकल्पना है। इट वर्क्स ऑन द बायोलॉजी। इसमें हमको ये मतलब ध्यान में रखना है कि जो एनवायरनमेंट है वो बायोलॉजी को अफेक्ट कर सकती है अंदर की। बायोलॉजी इज नॉट डेस्टिनी। लेकिन उसके साथ ये भी हमको ध्यान में रखना है कि बायोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड ऑल दैट, द प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स। ओके। सो सुधार गृह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें ये है कि इसको मल्टीफैक्टोरियल रखना चाहिए। ऐसा कोई प्रोग्राम है जैसा आप एनविसाज कर रहे हैं? इंडिया में अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बात है। होती है हिंदुस्तान में कि फलाने कंट्री का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज आपने कहा आप जजेस के साथ काम करते हैं, तिहाड़ के साथ काम करते हैं, कभी बातचीत होती है इस पे कि ऐसा कोई प्रोग्राम इंडिया में लाने की जरूरत है? मुझसे बहुत बार लोगों ने कहा है ऐसा प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन इसके लिए जो है पॉलिसी चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको, और मनोविज्ञान का, साइकोलॉजिकल इनपुट्स का जो है इफेक्ट बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे 30 साल के करियर में मुझे बहुत बार लोगों ने कहा है कि टू स्टार्ट अ बिहेवियरल साइंसेस यूनिट, और या लेकिन जब तक आप एक फॉर्मलाइज डायरेक्शन नहीं देंगे, जैसे तिहाड़ में जो हमने प्रोग्राम शुरू किया था 92 में, 93 में, वो किरण बेदी के टाइम पे वो लाए थे। वो प्रोग्राम हम कुछ सालों तक हमने चलाया, फिर उसको हमको बंद करना पड़ा बिकॉज द सक्सेसिव डीजीज, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। दे सॉ इट एज वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? वी वर नॉट टेकिंग एनी मनी। हम अपने से आते थे, हमारा सारा जो है we used to bear even the transport cost, we used to bear ourselves. We worked for many years, but until unless you have a sensitive person at the top who understands. मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि वार्ड नंबर 14 था, जेल नंबर 4 में, जहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था। It was a rage reduction program because that was one of the most violent wards. रेज रिडक्शन प्रोग्राम? रेज रिडक्शन प्रोग्राम शुरू किया था। तो जब हमने शुरू किया था तो जो हमारा पहला वो था पेशेंट, ही वाज समबडी कॉल्ड जत्थेदार। इसका किरण बेदी की बुक में भी मेंशन है, उन्होंने मेंशन किया था उसको। तो he transformed, he was ready for it. He became our kind of second in command, explaining कि गुस्सा कम हो सकता है, हम अपना गुस्सा वो जो है कम कर सकते हैं। So it worked very well. It worked, very supportive. Kiran Bedi could understand, the superintendents could understand. फिर एक दिन मुझे जो है किसी ने बताया कि सर आप जेल मैनुअल को वायलेट कर रहे हैं। मैंने कैसे? जेल मैनुअल 1860 का था, आपको जैसे पता होगा, तो मैं 93 की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो आप कर रहे हैं, encouraging the people to express their rage, their anger, आप कैदी को प्रोवोक कर रहे हैं वायलेंस के लिए। तो फिर उस वक्त जो बोर्ड की एक मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि जो है ये हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक पद्धति है लोगों का गुस्सा कम करने के लिए, अदरवाइज ऐसा क्या करते थे आप उसमें? हाँ, उसमें इट्स अ बायोएनर्जेटिक एक्सरसाइज टू रिड्यूस एंगर, राइट? दैट इज समथिंग वी टॉट इन द ग्रुप्स, दैट इज समथिंग विद जत्थेदार लर्नड, एंड वो जत्थेदार की भी कहानी है कि वो चक्करमुंशी होते थे। आप चक्करमुंशी समझते हैं? नहीं। हर जेल में जो है सबसे पावरफुल इनमेट जो होता है वो चक्करमुंशी होता है। क्या मतलब वो चक्कर को हैंडल करता है। जेल में जब आप घुसते हैं, जो पहला जो जगह होता है, राइट, उसको जो सेंटर को, द एपिसेंटर ऑफ द जेल इज कॉल्ड चक्कर। ओके। सो वो चक्करमुंशी था। चक्करमुंशी अभी भी है। इट्स ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन सो चक्करमुंशी जो था, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो काम फिनिश करके जाता था, तो एक कैदी की जिम्मेदारी होती थी कि उसका खाना गर्म रखे। तो जब उसने ये बायोएनर्जेटिक प्रोग्राम हमने उसके साथ शुरू किया, तो उसने मेरे से एक दिन आके बताया कि सर मेरा खाना ठंडा हो गया था, मैंने जो है खुद ही गर्म करके खा लिया। मैंने कहा कि ये अच्छी बात है, आपने खाना खा लिया, मैं समझा नहीं। तो कहते हैं कि नहीं सर, आप समझे नहीं। अगर मेरा खाना ठंडा हो जाता था सर, जिसकी जिम्मेदारी होती थी उसको मैं पीट के उसका जो है वो कर देता था। अच्छा, तो उसके लिए अनयूजुअल एक्टिविटी है कि यदि ठंडा हो गया तो जब से मैंने ये एक्सरसाइज शुरू की है, मेरा खाना ठंडा हो गया था लेकिन मैंने उसको जाके पीटा नहीं। मतलब एक तरह से मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैं कर पा रहा हूँ। तो ये इट बिकेम अ स्टोरी इन द जेल
कि जत्थेदार ने उसको पीटा नहीं, खुद ही खाना गर्म करके खा लिया। तो हमने कहा कि गो ahead and tell the story because this is how you know go ahead and Right. you know see that. Hmm. So that is how transformation comes in. You find people who are ready for it, Hmm. who can transfer that knowledge. Okay. बीच में हमने गैंग वायलेंस की जिक्र किया, आपने गैंग रेप के बारे में बात किया। गैंग वायलेंस को हम बहुत, क्या एक इंडिविजुअल जो वायलेंट बिहेवियर कंडक्ट करता है और एक ग्रुप, एक गैंग जो वायलेंस करता है, इन दोनों के बीच में मूल डिफरेंस क्या है? More difference ये है कि जो gang violence है, that is more heinous, that is more collective, that is more difficult to control. और gang violence में हमेशा ये होता है कि it is not a homogeneous group, ये heterogeneous होता है। इसमें लीडर होता है, फॉलोअर होता है और एक लास्ट पर्सन होता है जो रजिस्टर होता है। वो कभी भी इसमें जो है दिल से शरीक नहीं होता है। तो if you want to ever reform a gang or you want to find out about a gang, find the resistor and he will tell you all about the gang, what is happening, what is changing. So the point of change comes through the resistor in the gang. जो individual violence होता है, those people are by and large loners, right? They're secretive, they're very discreet, and they're also more difficult to treat and cure in the process because they are so secretive. It is much more difficult to catch them, and by the time you catch them, by the time you deal with, by the time you bring them, their personalities are इतने ज़्यादा sediment हो चुके हैं कि आप उनको change नहीं कर सकते। तो डॉक्टर मित्रा, ये बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें कि जिस तरह से देश में गैंग कल्चर अभी तेजी से बढ़ने लगा है, जैसे आपने कहा लेमन लेंस से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग लोनर होते हैं या उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत है, और इस वजह से जहाँ उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिली, यदि वो किसी गैंग के साथ मिली, वो उस उम्र में एसोसिएट हो जाते हैं गैंग के साथ जब उन्हें अभी सही गलत का फैसला करना भी नहीं समझ में आया या उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं है कि वो सही गलत में फैसला कर सकें। तो क्या सिर्फ यही रीज़न है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के लिए वो वहाँ जुड़ते चले जाते हैं, और शायद उनकी स्ट्रेटेजी, गैंग लीडर्स की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि उनको एंगेज करना आसान हो जाता है और रोज़गार है, आसान रोज़गार है, या इसके सिवा कुछ आप एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या देखते हैं रीज़न? सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। जैसे जो गैंग्स बनते हैं, दे गिव अ डीप सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द पर्सन। आइडेंटिटी जो है वो बहुत और गैंग्स में और ऐसे ग्रुप्स में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो एम्बिवैलेंस को नहीं टॉलरेट करते। मतलब दे आर वेरी फिक्स्ड ऑन वन आइडिया, वन आइडियोलॉजी। सो अगर आपकी लाइफ में इस तरह की थिंग्स की ज़रूरत है, यू हैवंट गॉन थ्रू प्रॉपर पेरेंटल कंट्रोल्स, यू lived in a family that was very indecisive, there was no clarity. So suddenly, if a group gives you clarity, it gives you a direction, the need for identity जो होती है, that gets filled up, वो filled up हो जाती है अंदर से. So therefore, more and more people are actually going towards, gangs, groups, and many of them actually focus upon violence as a means to an end because that's the only legitimate way they feel. There is injustice in society. The criminal justice system is failing. It has not given an answer, for a lot of issues. So suddenly that जो आपको clarity मिलती है एक, और दूसरा होता है एक्साइटमेंट। जैसे जब मैं पंजाब मिलिटेंट्स के साथ काम करता था, तो मैंने उनसे काफ़ी वो यंग लड़के होते थे, तो उनका जो मोस्ट कॉमन वो होता था रीज़न ज्वाइन करने का गैंग, शौकिया वास्ते ज्वाइन किया था। अच्छा। लाइक इससे निकलने का तरीका ये है कि हम जो है पुश पीपल अगेन टू थिंक एज इंडिविजुअल्स। जैसे एक बार प्रिजन में बहुत बड़ा वायलेंस हो गया था और मेरे वार्ड में हुआ था, तो मुझे अर्जेंटली बुलाया। रीज़न ये था कि उनका बाहर से जो खाना था वो बंद कर दिया था। अभी अलाउड नहीं है, लेकिन ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब ये बंद किया था। उन्होंने जो है किचन पे हमला बोल दिया एंड दे टुक ऑल द वेपन्स एंड दे वर रेडी टू बस। उनका डिमांड यही था कि जो है बाहर से खाने आने दिया जाए। We rushed because it could lead to a serious riot, and I remember going with the superintendent. तो हमने वहाँ जाके, वो सारे थे, वो हमारी इज्जत करते थे, तो अगर हम सामने होते तो वो करेंगे तो नहीं, लेकिन ज़्यादा देर तक हम उनको रोक नहीं सकते थे।
तो मैंने उनको जाके बोला, बेटा कि एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग हैं जिनका खाना घर से आता है, हाथ ऊपर करो। तो कुछ ने हाथ ऊपर किए। मैंने कहा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका खाना घर से नहीं आता है? ज़्यादातर लोगों ने, बिकॉज मोस्ट पीपल के घर से खाना नहीं आता है। मैंने कहा आप लोग इधर हो जाओगे, आप लोग इधर हो जाओगे। कौन आता है जिनका घर में खाना कभी कभी आता है, 1 साल में 6 बार? कुछ लोग अलग हो गए। तो 3 ग्रुप्स के हिस्से हो गए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि तुम लोग चाहते हो जिनका खाना घर से आता था, कि तुम्हारा जब खाना घर से आता है, ये भाई तुम्हारा जो है मुंह देखें, ये चाहते हो? सॉरी सर, आगे से नहीं करेंगे। सो दे स्टार्टेड थिंकिंग एज इंडिविजुअल्स। द राइट वाज डिफ्यूज्ड इमीडिएटली, राइट? सो द तो ये भी सेल्फ एस्टीम से, सॉरी मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम से जुड़ता है कि आपकी इंडिविजुअल थिंकिंग या सेल्फ वर्थ या सेल्फ आइडेंटिटी ही नहीं है। तो आप जो भी सोचते हो, जो देखते हो आपकी लीडर्स कर रहे हैं, या वो लोग जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी को, किसी भी तरीके से कर रहे हो, पॉजिटिवली नेगेटिवली, आप बस उनको फॉलो करते चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो गैंग्स में ये कल्चर होता है कि दैट देयर इज अ इंटेंस डिजायर टू फॉलो अ लीडर एंड गेट एन आइडेंटिटी। तो जैसे ही आप उनको उससे हटाएंगे, मेक देम थिंक एज इंडिविजुअल्स, राइट, वो जो मानसिकता होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मैंने बहुत गैंग्स के साथ काम किया है। तो जैसा अभी पूछ रहे थे, तो एक तिहाड़ में गैंग था, वो गैंग था पत्थरबाज गैंग। तो मैंने कहा ये अजीब सा नाम है। तो वो कश्मीर का गैंग था। उसके जो 2-3 लीडर थे वो पत्थर मारने में बहुत तैयार वो थे। तो मैंने उनके साथ भी जो है थोड़े दिनों तक वो काम किया था उस वक्त। तो ही वाज एन एक्सपर्ट स्टोन थ्रोअर। तो उसने मुझे दिखाया भी था 2 पत्थर लेके विद परमिशन। उसने एक पत्थर को ऊपर फेंका और नीचे से फिर दूसरा पत्थर फेंका। इट ही हिट द स्टोन, ही वाज सो गुड एट इट। अच्छा। तो फिर he talked about how he feels, how that gives him an identity. तो मैंने कहा तुम्हारा और कोई आइडेंटिटी नहीं है इससे? नहीं। मैंने कहा कि दूसरा एक आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश करो, बिकॉज एट योर एज पीपल डू अदर थिंग्स। सो ही लिसन्ड, ही बिकेम calmer. So he became, actually based upon his life, I wrote my book, The Infidel Next Door. Right. So it was based upon that, how he undergoes a transformation. So then there are gangs, which commit sexual assaults. There are gangs, for example, जैसे आप gangs fights तिहाड़ में बहुत होते हैं। जब भी कोई एरिया के आप होंगे, दे गिव यू एन आइडेंटिटी। तो सबसे ज़्यादा फाइट्स जो है जब जेल्स में, बसेस में लोग ले जाते हैं, उस वक्त इनमें आपस में जो है सबसे ज़्यादा ये फाइट्स होते हैं। तो दैट ऑफन गिव्स यू अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। और उसमें ये नहीं है कि दैट इज फाइनल, दैट कैन बी चेंज। सो इट कैन बी रिड्यूस्ड, राइट? बिकॉज मुझे एक बार याद है कि बहुत 2 गैंग्स में ना बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो गई, एंड दे हैड टू सेट अप एन इंक्वायरी कमीशन। तो फिर हमने जो उनसे बात की, तो उन्होंने कहा देखिए, अगर वो आज रात को नहीं लड़ते हैं तो इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठेगी, लेकिन आपको जाके बात करना पड़ेगा कि ये नहीं लड़े। तो मैं गया उनके पास, मेरे वार्ड में, अनफॉर्चुनेटली ये भी मेरे वार्ड में ही हुआ था। तो मैंने कहा बेटा, अगर आप लोग लड़ोगे ना तो फिर मेरा यहाँ पे आना बंद हो जाएगा, बिकॉज जब तक ये इंक्वायरी कमीशन चलेगी उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता, राइट? सो मैंने कहा कि तुम चाहते हो कि मैं आऊँ? दे सॉ मी एज अ फादर फिगर। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम चाहते हैं कि आप आए। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप फिर प्रॉमिस करो कि आप लड़ोगे नहीं, बिकॉज सारे खून से लथपथ बैठे हुए थे वहाँ पे सामने, ब्लेड बाजी सब कुछ जो है चली थी। हो सकता है कि उनमें से कुछ के पास ब्लेड अभी भी मौजूद हो, मेरे लिए वेट कर रहे हो कि मैं उठ के चला जाऊँ और वो आपस में फिर शुरू हो जाए। मैंने कहा ठीक है, एज यू विश, लेकिन सोचना बेटा कि अगर करोगे तो सर नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। तो फिर उनमें से 2 लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि सर आप बेफिक्र होकर जाओ, हम नहीं लड़ेंगे, कल सुबह 8 बजे तक नहीं लड़ेंगे। तो मैंने कहा ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कल सुबह 8 बजे तक नहीं लड़े तो दे कैन बी टेकन टू द हॉस्पिटल एंड गिवन ट्रीटमेंट। तो मैं थोड़ा सा वो सहमा हुआ था तो कि ये करेंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा सर आप जाओ, हम आपको आपके पीछे आप ही कहते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते सर आप हमारे लेवल पे आके बैठ जाते हैं, आप गद्दा रोल करके बैठ जाते हैं, बाकी अफसरों की तरह चेयर नहीं मंगाते अपने लिए, तो हम आपकी इज्जत करते हैं, सर आप जाओ। दे डिड नॉट फाइट, राइट? सो इट टॉट मी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सुबह 8 बजे तक या उसके बाद भी? हाँ, सुबह 8 बजे तक, उसके बाद भी? सुबह 8 बजे तक वो नहीं लड़े, बट द क्राइसिस वाज डिफ्यूज्ड। बिकॉज अगर अगले 5-6 घंटे तक आप नहीं लड़ते हैं तो इसका मतलब आप नहीं लड़ेंगे, फिर सुलह हो गई है, थोड़ा काम हो जाएंगे आप। सुलह हो गई है इसका मतलब है। अगर रात को फिर होती है तो फिर इसका मतलब है दिन में नहीं होती, दिन में वो नहीं करेंगे बिकॉज दे आर अंडर कंट्रोल।
तो वो नहीं लड़े. So that taught me a very important lesson that they still have a need for father figure inside themselves. They gave me a promise, they kept it. And these were all people with homicide cases, all of them, Okay. right? And some of them even terrorism or name it. I mean, they had all psychopathic disorders. So I often give this as an example that, if you create and there is enough investment from the government towards psychosocial programs, then it can lead to, controlling their impulses, dealing with that, maybe not reform them, but at least take it over for 10, 20 years so that they don't commit a crime. तो जिस तरह का आपने बताया कि गैंग कल्चर, यदि इसको कल्चर का नाम दिया जाए, तो इस तरीके के पर्सनैलिटीज़ का यदि बड़े कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जैसे अब हम देखते हैं कि इसराइल और फ़िलिस्तीन का कन्फ्लिक्ट, जिसमें हमास का नाम आता है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कश्मीर का कन्फ्लिक्ट हम देखते हैं, या मणिपुर का कन्फ्लिक्ट देखते हैं, जिसमें दो समुदाय के कुछ लोग आपस में भिड़े हुए हैं कई महीनों से, और देश का एक अहम हिस्सा कई महीनों से आग से जुलझ रहा है, और कई सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट हैं. तो क्या इसी तरीके के समुदाय इन कन्फ्लिक्ट्स को हवा देते हैं, या फिर इनको बड़ा करने में और सुलह ना होने देने में कारण बनते हैं? इनको हम लार्ज ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं. और लार्ज ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, उनमें एक फैक्टर देखा गया जिसको हम कहते हैं इंटरजेनरेशनल और ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा. जैसे मान लीजिए आज दो ग्रुप में लड़ाई हो रही है, राइट? वो लड़ाई रिजॉल्व नहीं हुई, वो अगले जनरेशन को, अगले पीढ़ी को वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, देन इट विल गेट एम्पलीफाइड. तो जिन तीनों जगहों का आपने नाम बताया, कश्मीर का, मणिपुर का और इजरायली फ़िलिस्तीन का, there are historical traumas that are going on which have not been resolved. अच्छा. The historical traumas are linked to small group traumas in the sense that they start small, but they become bigger and bigger and bigger, right? In which there is escalation. Someone says something, I react at a much higher way to you. You react based upon that. This is an ongoing cycle that continues. And this cycle continues till a point when there is escalation, people lose control, and everything goes out of control and haywire. Right. So there are a lot of spots in the world today which are troubled spots where transgenerational trauma, intergenerational trauma is going on. And as the society becomes more and more polarized, it is important to find the healing elements in that. There are groups which are working for that all over the world. I'm part of such a group which, consists of mental health professionals. Okay. Our belief is that dialogue and discussion about every issue can lead a great extent to resolution of the problems. We are not saying that it can cure or it can change, but it can lead to the situation where a lot of changes can be brought about. अगर आप देखें यूरोप में, once France and Germany were bitter enemies. Nobody could even think of that they could come together. Yeah. But they are together today. They have lived in peace. There have been many groups across the world which were जिनको हम bitter enemies मानते थे कि इनके बीच में सुलह कभी नहीं हो सकती, dialogue जो है कभी नहीं हो सकता. But they did come. Germans and Jews came on that. Right. And that's a very big example. Very big example. If you see Native Americans and whites or Native Americans and blacks have come together, resolved. कुछ दिन पहले एक बुक आई थी, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, in which the son of a former slave owner and a former black person, they go around universities together to talk about healing and reconciliation, right? So we need efforts like that, Right. which talk of peace, which do not discount what has happened, but it says that, look, the fact is that the grief that you carry, जो शोक आपके अंदर दबा हुआ है पिछले generations का या पहले का, please talk about it, let's resolve it, and let's work together on that. It is possible to do so. Right. So that is the... तो इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे आपने कहा, मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इतने प्रभावी तौर पे काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि कन्फ्लिक्ट्स को बड़ा करने में भी उनकी एक भूमिका है? क्योंकि आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, यदि आप एक माइंडसेट के हैं तो उसी तरीके का कंटेंट आपके ऊपर बम्बार्ड कर दिया जाएगा, और वो आपकी मानसिकता और ज़्यादा आप उस सोच के बनते जाएंगे.
श्योर। और इसका फिर रास्ता क्या है? जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिटैचमेंट बहुत बढ़ रहा है, तो एआई और अदर्स दे आर क्रिएटिंग मोर डिटैचमेंट इन सोसाइटी। तो आवश्यकता है कि जो अटैचमेंट है, जो संबंध है, राइट, वन टू वन कॉन्टैक्ट है, फेस टू फेस डायलॉग है, उसकी आवश्यकता है। दैट इज द ओनली पाथ दैट कैन लीड टू प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस। क्या हम इसमें एआई और मशीन लर्निंग को एक काउंटर यूज़ कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, बट एज अ सप्लीमेंट, राइट। not as something which is the primary cause, saying that course. they will do it. Because अगर आप हिस्ट्री ऑफ वायलेंस को देखें, देयर हैव बीन मेनी पैलेसियाज, हम इसको यूज करेंगे ये हो जाएगा, इसको यूज करेंगे ये हो जाएगा, बट नथिंग इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर फेस टू फेस डायलॉग एंड बॉन्डिंग। दैट इज द कोर इशू। You use everything else, but once that is not there, nothing else works. आपका कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? मुझे उम्मीद है कि बहुत से साइकोलॉजी के स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हमारे इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, और बहुत से लोग जो शायद क्राइम में दिलचस्पी लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें एक सेंसेशन है, उसमें एक कंट्रोवर्सी है, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो? मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि रीड फॉरेंसिक साइकोलॉजी, give importance to psychology, forensic psychology in your studies. Second, separate a person from behavior. Whatever the behavior is, the person is separate. That is only way treatment or change or reform is possible. We cannot see the person and behavior as synonymous. तो कोई कितना भी घिनौना काम करे या कोई कितना भी वो करे, उसके अंदर एक person है that you have to reach out, who's separate. Many behaviors are learned. Many behaviors can be preventable. Recidivism is preventable. And as psychologists, you have a major role as activists also to bring about a change in society. So that is what I would like to say to all young psychology students. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रजत मित्रा आपका, और मुझे उम्मीद है कि आपसे दोबारा ज़रूर गुफ्तगू करने का मौका लगेगा। जिस तरह से आपने यंग प्रोफेशनल्स को अपने पूरे करियर में इंस्पायर किया है, और अभी खुशकिस्मत है वो लोग जो आपसे पढ़ रहे होंगे इस समय भी अपनी क्लासेस में, एंड मुझे लगता है ये वाली क्लास आपकी हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचे और कुछ ज़िंदगियों में तब्दीली आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब।